बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंडिया ने आपसे वादा किया है कि इस लोकसभा चुनाव की हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, इसलिए आपको इस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहना है। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दल अपने पोलिंग बूथ पर रवाना हो गए हैं, जो आज शाम तक केंद्र पर पहुंच जाएंगे और मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। आपको बता दें कि कल मतदान होने वाली सीटों में 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40 सीटें अपने नाम की थी। उसके अलावा डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 8% हैं। तो देखिए, जो पहला चरण 19 अप्रैल को जहां जहां मतदान होना है उसमें बिहार की 4 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 है, जम्मू कश्मीर की 1 है, लक्षद्वीप की 1 सीट है और जहां बड़े मुकाबले हैं या कहें कि जहां फेस दांव पर लगे हुए हैं उसमें 1 सीट अरुणाचल पश्चिम है। किरण रिजिजू केंद्र के मंत्री, वहां पर चुनाव है। तपन गोगोई बीजेपी से, सुशांता कांग्रेस की तरफ से और उसके अलावा देखिए अलग अलग सीटें हम आपको बता रहे हैं। जोरहाट की सीट आपको बता रहे हैं, डिब्रूगढ़ जहां कल पहले फेज के अंदर मतदान होगा और दिग्गजों की किस्मत मतपेटी में बंद होगी और आप कह सकते हैं ईवीएम में कैद होगी। ये अलग अलग सीटें मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, पहला फेज मतलब लगभग 20% लोकसभा की सीटों पर लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी और लगभग दर्जन भर से ज्यादा ऐसे बड़े नेता हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भी किस्मत का फैसला हो जाएगा। पहले फेज के लिए आप पूरे देश भर को जरा बताइए किस तरीके से देखते हैं। पहला फेज अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उतनी ही विपक्ष के जी। लेकिन चलिए, क्योंकि सत्ता पार्टी की बात करते हैं, ये 102 सीटें जिसमें साउथ भी आता है तो नॉर्थ भी आता है और वो सारी सीटें और उत्तर प्रदेश भी आता है और वो सारी सीटें आती हैं जिसमें अगर आप देखें पश्चिम यूपी से शुरू होते हैं। पश्चिम यूपी की वो 8 सीटें जिसमें कैराना भी है, तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इस बार के जो समीकरण है वो अलग है। इस बार कैसे पहले सपा और बसपा साथ थी, इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, इस बार कांग्रेस सपा साथ में है। तमाम जो समीकरण है 2019 से लेकर वो अभी अलग है। आरएलडी इस बार साथ है। आरएलडी का वोट बैंक पश्चिम यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। लेकिन अगर उसी बात को समझा जाए कि कैसे इस बार बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स अकेले उतारे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये भी देखें कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है। वो बीजेपी को सपोर्ट करता है कैंडिडेट जो खड़े होने से, या फिर कांग्रेस और जो सपा को साथ दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो पहला फेज है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पूरा तमिलनाडु आता है, वो तमिलनाडु जहाँ पर ये लैंग्वेज की लड़ाई थी, जिसमें मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिल भाषा की बात करी, जिक्र किया और कहीं ना कहीं तो एक दीवार सी थी जो शायद अब दिखना थोड़ी कम हुई थी, लेकिन वो दीवार को तोड़ दिया और लैंग्वेज को सहज तरीके से स्वीकार किया। उस पूरे तमिलनाडु में जहाँ पर 10 हफ्ते में उन्होंने 7-8 दौरे किए हैं, तो वहां का चुनाव है। राजस्थान की उन 12 सीटों पर चुनाव है। ऐसे देश भर, बस्तर पे चुनाव है छत्तीसगढ़ की, तो देश भर की 102 सीटें। और आप देखेंगे कि जब ये 102 सीटों पर चुनाव होगा, इसकी कितना वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से किस दिशा में ऊंट बैठता नजर आ रहा है, इन सभी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष हो, अपने चुनाव प्रचार की गियर बदलेंगे। ये पहला फेज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला फेज आसान ना भाजपा के लिए है और ना ही विपक्ष के लिए। और अगर सत्ताधारी पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, ऐसी स्थिति में जो पूरी रणनीति बनाई है अलग अलग अलायंस के साथ तमाम तरीके की, चाहे फिर वो डेवलपमेंट की हो, राष्ट्रवाद की हो, राम मंदिर की हो, तमाम मुद्दों पर ये पहला फेज कैसा निकलता है 102 सीटों का, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अदिति, लेकिन 102 सीटों में से अदिति 102 सीटों में से सिर्फ 40 पर ही बीजेपी है या कहें कि एनडीए है। एक न्यूटन का लॉ के ईच एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर साउथ की तरफ बीजेपी बढ़ेगी तो चुनौती उत्तर में मिल रही है, क्योंकि उत्तर में अपने आप में बीजेपी शीर्ष पर खड़ी है।
देखिए बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट है बीजेपी का। और इस बार ये जो चुनाव है विजेंद्र 2024 का, ये एक शोध का विषय होने वाला है जब इसके नतीजे आ जाएंगे। चाहे फिर 400 पार आए, चाहे 350 आए, 390 आए, ओपिनियन पोल की बात माने तो, या फिर कोई और नतीजा आता है, हर नतीजे में ये 2024 का चुनाव एक शोध का विषय होगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप ये समझें, और जैसा हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में भी ये फर्स्ट फेज जो ये इलाके हैं जहां पर 40 सीटें आप बता रहे हैं एनडीए के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं था। तो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत आप इसे ये भी मान लीजिए कि पहले फेज के बाद जो चुनाव प्रचार है वो अलग स्तर पर होगा। पहला फेज वैसे ही लगातार ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तैयारी है, लेकिन पहले फेज के बाद जो धीरे धीरे जो फेजेस आएंगे, जो सीटें आएंगी, वो भाजपा के जो है जीत वाली है। पर आपका एक सवाल था कि न्यूटन लॉ, जाहिर तौर पे इस बार जो इनके रणनीतिकार हैं वो ये मानते हैं कि हमारी सीटें केरल में बढ़ सकती है, हमारी सीटें तेलंगाना में बढ़ सकती है, कर्नाटक में बढ़ सकती है, तो वहीं हमारी सीटें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कम हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है इंटरनल लोगों का, अगर सूत्रों की बात माने, कि उत्तर प्रदेश में हमारी लगभग 10 सीटें बढ़ रही हैं और एनडीए के साथ तो 12-13 सीटें बढ़ रही हैं, यानी 77 के आसपास वो खुद को मान रहे हैं। तो जो उत्तर में कमजोरी है, जो उत्तर में सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, जो 100% अचीवेबल नहीं हो सकता अगर माना जाए, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भरपाई करेगा, कुछ नॉर्थ ईस्ट करेगा, आसाम से बहुत उम्मीदें हैं, त्रिपुरा से उम्मीदें हैं, तो कुछ केरला करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर इजाफा करना है वो कहीं ना कहीं देखिए अब ठीक है। अदिति, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 में आरएसएस बीजेपी के साथ लगा था, हालांकि आरएसएस सीधे तौर पर कहता है कि वो राजनीतिक पार्टी के साथ और राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दौर में आपको ध्यान होगा आरएसएस 100% मतदान की बात कर रहा था। एक बार फिर से आरएसएस 100% मतदान की बात कर रहा है, और मेरे पास राजस्थान का आंकड़ा है, राजस्थान में लगभग 2 करोड़ लोगों से सीधा कनेक्ट हो चुके हैं। तो क्या मानकर चले कि 2014 में जिस तरीके से लहर एक थी और आरएसएस का सपोर्ट था, उस तरीके का क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जब तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर काम नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी 2014-19 या गुजरात का आंकड़ा, जो गुजरात के विधानसभा चुनाव जैसा आंकड़ा नहीं अचीव कर पाता है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल ये बैठक भी हुई कि कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट है, इसलिए सोच रहा है कि हम जीत ही रहे हैं, कार्यकर्ता को बाहर निकालिए। और आप देखिए इसी रणनीति के तहत पहला फेज भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि बहुत उत्साहजनक नहीं होगा। जी अदिति, आपके मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत, क्योंकि साउथ में जितना बीजेपी बढ़ेगी उसको उत्तर में खुद को उतना ही रोकना होगा, क्योंकि सैचुरेशन फेज पर बीजेपी पहले ही उत्तर भारत के अंदर है।